Very good morning. Let us continue our learning about trusses. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और इसके पहले कि मैं न्यूमेरिकल शुरू करूं, मेरा आप सबको एडवाइस है कि आप एक पेन और नोटबुक के साथ में बैठो और जब ये वीडियो चल रहा हो तो आप पैरेलली साथ साथ सॉल्व करते चलो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता मैकेनिक्स को सीखने का। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे मैकेनिक्स सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि ट्रसेस के जो प्रॉब्लम्स हैं दैट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो आप सबको ये वीडियो देखते समय भी उतना ही पेशेंस रखना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी पेशेंस के साथ आपको आराम से सॉल्व करना है, तब जाके आप ट्रस्ट की प्रॉब्लम सही से सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। देयर आर 3 पॉपुलर टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व द ट्रस्ट प्रॉब्लम्स. These methods are methods of joints, methods of sections, and the graphical method. Out of these 3 methods, the first 2 methods are very common and popular and are part of your syllabus as well. While this third method, that is graphical method, is neither part of your syllabus nor a popular method for trust solving. Why? Because this graphical method requires a lots of geometrical instruments to be used. Also, it requires much more time as compared to these 2 methods for solving the numerical, and accuracy is also less. So because of all these reasons, we most of the times avoid this third method, that is graphical method, and prefer these 2 methods. तो यहाँ पे भी हम इन्हीं 2 methods पे, method of joints और method of sections पे concentrate करेंगे. Now out of these 2 methods, दोनों का ही अपना एडवांटेज है और एप्लीकेशन है, दोनों के ही अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो इसलिए इन दोनों मेथड्स को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। लेकिन पहले हम मेथड ऑफ जॉइंट शुरू करेंगे और जब मेथड ऑफ जॉइंट पे हमारा कमांड अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस पे। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस जस्ट टेक अ प्रॉब्लम डायरेक्टली। तो ट्रस्ट के सारे प्रॉब्लम्स में आपको एक बेसिक ट्रस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। ट्रस्ट के सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और उनका सोल्यूशन भी बिल्कुल मैकेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप है। तो ये ट्रस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आपको फोर्स रिजॉल्व करते आना चाहिए और मोमेंट कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, एक बेसिक सिंपल सा ट्रस्ट स्ट्रक्चर है जो कि 3 आइडेंटिकल ट्राइंगल को, ये तीनों ही ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ ये ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है। इसका टोटल स्पैन लेंथ दिया है 10 मीटर। इसका मतलब है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल or each of the member of the truss is 5 meter. Now since all these are equilateral triangles, so the angle made between the member is also same and will be 60 degree. तो यहाँ पे हमें एक ट्रस स्ट्रक्चर दिया है जो इक्विलेटरल है, जिसके मेंबर्स का सबका लेंथ दिया हुआ है इनडायरेक्टली. Now this truss is placed over 2 supports, one at joint A and another at joint B. So at joint A there is a hinge support and at joint B there is a roller support. So this complete truss as a whole is placed over these 2 supports, a hinge and a roller support. Now इसके अलावा जो additional information हमें दी गई है वो है इन पे लगने वाला external load. So it is also given that at joint T there is a 20 Newton load and at joint E there is a 30 Newton external load. These loads are called externally applied loads. So external loads. तो किसी भी ट्रस्ट के क्वेश्चन में आपको एक बेसिक सा ट्रस्ट का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑब्वियसली शेप में वो डिफरेंट हो सकता है, साइज में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर मिलेगा जो 2 सपोर्ट्स या 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स पे टिका होगा और उन पे कुछ एक्सटर्नल लोड लग रहा होगा। इन ऑल ऑफ द ट्रस्ट प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो भी सेम रहता है। आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द इंटरनल फोर्सेस इन एवरी मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। सभी क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। क्या निकालना है हमें फाइंड आउट करना है इनके सारे मेंबर्स पे इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरनल फोर्सेस होते हैं 2, टेंशन और कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। अब ये टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेंबर है, तो इस मेंबर पे अगर 2 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एंड टू एंड कोलिनियरली एक्सियली इस तरह से अप्लाई होते हैं, तो इन दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट इस मेंबर को कंप्रेस करने का होगा। ये दोनों फोर्स मिलकर इस मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे।
तो सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। तो ये कंप्रेसिव फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। सिमिलरली इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो और फोर्स इज आउटवर्ड, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा वो इस मेंबर को इलोंगेट करने का होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स मिलके इस मेंबर पे टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस दो होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी इंटरनल फोर्स एक सिंगल फोर्स से नहीं बन सकता। मतलब कोई भी इंटरनल इफेक्ट या तो टेंशन या कंप्रेशन सिर्फ एक फोर्स से नहीं हो सकता है। तो हम जब तक हमारे पास ये दोनों फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होंगे तब तक ये इंटरनल इफेक्ट हमें ऑब्जेक्ट में नहीं मिल सकता है। तो इंटरनल फोर्सेस के लिए कंपलसरी है कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स होगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सपोज मान लो, आप इमेजिन करो कि ये वाला फोर्स इधर लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है इसके कंपेयर में। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये पूरा का पूरा बार एलोंगेट नहीं होगा बल्कि इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो ये इंटरनल फोर्स नहीं होगा। तो इंटरनल फोर्सेस के लिए ज़रूरी है कि वो एक पेयर ऑफ फोर्स होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये ट्रस में जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल दीज मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू इंटरनल फोर्सेस। अब हो सकता है किसी मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, किसी मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लग रहा हो, लेकिन ओवरऑल सभी मेंबर्स पे कुछ न कुछ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे इंटरनल फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट, हमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन से मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और कितना लग रहा है, और किस मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है और कितना लग रहा है। तो यही हमारा प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है कि आप इस डायग्राम का, इस ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके सपोर्ट्स हटाएंगे और अप्रोप्रिएट रिएक्शन लगाएंगे और उसके बाद हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाएगा। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के पहले भी हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का ट्रस है। ये कोलैप्सिबल ट्रस है या रिजिड है या परफेक्ट है या ओवर रिजिड है। तो चूंकि इस ट्रस में कैसे हम चेक करेंगे, हम m+3 = 2j वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इस ट्रस में, गिवन ट्रस में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 3 = 2 × 5, तो 10 = 10। इसका मतलब ये जो ट्रस है वो एक रिजिड ट्रस है या परफेक्ट ट्रस है। आपको एग्जामिनेशन में भी जितने भी ट्रस मिलेंगे वो सारे रिजिड या परफेक्ट ट्रस ही मिलेंगे और ऐसे रिजिड या परफेक्ट ट्रस को हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस भी कहते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस, स्टैटिक ट्रस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये परफेक्ट नहीं होता, मान लो अगर ये परफेक्ट नहीं होता तो या तो ये कोलैप्सिबल होता या ओवर रिजिड होता। अगर ये कोलैप्सिबल होता मतलब इसके मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता, वो गिर जाता। तो ये ऐसा कोलैप्सिबल नहीं है, स्टैटिक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए स्टैटिकली। और डिटर्मिनेट इसलिए क्योंकि अगर ये ओवर रिजिड होता तो इसमें जितने चाहिए उससे ज़्यादा मेंबर्स होते। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर हों तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर्स पे इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब हमें ज़्यादा अननोन्स सॉल्व करने पड़ेंगे और ज़्यादा अननोन सॉल्व करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। कई बार हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि उनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल भी हो जाए। तो सच ट्रसेस आर कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस। लेकिन होपफुली जो ट्रस हमें दिया गया है वो एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके इनके सारे मेंबर्स पे नंबर ऑफ फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एग्जाम में होपफुली आपको ऐसा रिजिड या परफेक्ट ट्रस ही मिलेगा। तो बार बार आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर चूंकि ये पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको चेक करके बता दिया। अब सीधा हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 है टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हम पॉइंट जॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे RB, है ना। ए पे कितने रिएक्शंस आएंगे, 2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे RAY और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को बोलेंगे RAX। तो अब अगर देखें तो इस पूरे ट्रस में
हमें पांच एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्स की पहचान है कि वो सिंगल एरो वाला फोर्स होता है, एक इकलौता फोर्स होता है, इंडिपेंडेंट। इंटरनल फोर्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स होता है, इसलिए उसमें 2 एरो लगते हैं। तो इस ट्रस में ये 1 2 3 4 5 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एंड आउट ऑफ दीज 5 फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, these 3 forces are unknown forces while these 2 are known। तो हमारा जो दूसरा स्टेप होगा दैट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज अननोन फोर्सेस। तो ये अननोन फोर्सेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो होपफुली वी हैव 3 इक्वेशंस एंड द इक्वेशंस आर summation fx equals to 0, fy equals to 0 and moment about any point is equal to 0। तो जब हम समेशन fx इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन, इस ट्रस के लिए अप्लाई करेंगे तो x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा? RAX। तो ये RX फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेप्ट दिस RX नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन। सो क्या हो जाएगा? RX इक्वल्स टू 0। सो डायरेक्टली वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ RX एज 0। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दिस RX इन दिस ट्रस। Now apply summation Fy equals to 0. So forces that are in y direction are Ray plus Rb minus 30 minus 20, because the direction of these two forces are opposite to these two forces. So Ray Rb minus 20 minus 30. So it will be Ray Rb equals to 50. This is our second equation. Now in this equation we have 2 unknowns. So we require one more equation to solve this, and that equation will be obtained from this summation of moment about any point equals to 0। now कौन से पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लें? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हो। सो वी हैव 2 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, वन इज पॉइंट ए, अनदर इज पॉइंट बी। सो वी कैन टेक मोमेंट अबाउट आइदर पॉइंट ए और पॉइंट बी। हम किसी भी पॉइंट के अबाउट इन दोनों में से मोमेंट ले सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर फॉर दिस क्वेश्चन कि हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लेंगे सारे फोर्स का और उनको सम करेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो चलते हैं एक एक करके मोमेंट निकालते हैं। पहले 20 न्यूटन वाला फोर्स। तो 20 न्यूटन वाले फोर्स का पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? AD नहीं, AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस लाइन ऑफ एक्शन पे जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, चूंकि इस क्वेश्चन में हम ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ? इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, और वो जो डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल होगा, और इस लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस है 2.5। ये 2.5 कैसे आया? हमने देखा है कि ये एक मेंबर जो है, जैसे AC का टोटल लेंथ है 5 मीटर, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस परपेंडिकुलर लाइन विल डिवाइड दिस ट्राइंगल ADC इन 2 इक्विवेलेंट, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो दिस साइड एंड दिस साइड विल ऑफ सेम वैल्यू। तो 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5। So 20 into 2.5 is our first moment. That is because of this 20 Newton force about point A. What is the direction of this moment? The direction of this moment is obviously clockwise. This 20 Newton force has to rotate clockwise turn to create the moment about A. यहाँ से इसको clockwise rotate होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं 30 न्यूटन पे। 30 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि इसका और इसका डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये वाला जो मोमेंट आएगा उसको हम ऐड करेंगे इसके साथ में। अब ये मोमेंट आएगा कितना? तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 30 फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पॉइंट ए से इस 30 वाले के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा? इस बार ये हो जाएगा 7.5 मीटर। तो मोमेंट लिख लेते हैं, प्लस 30 इंटू 7.5। तीसरा बचा RB। अब नाउ द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट बिकॉज ऑफ RB इज अपोजिट टू दीज 2 मोमेंट्स। जैसे ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, जैसे 20 जो है वो क्लॉकवाइज था, 30 भी क्लॉकवाइज था। नाउ ये RB का एरो चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो मोमेंट क्रिएट करेगा ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो इस मोमेंट को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो ये मोमेंट हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 10, तो माइनस आर बी इंटू 10 इक्वल्स टू 0। अब बाकी और कोई भी फोर्स हम मोमेंट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी बचे दोनों फोर्स आर एक्स और आर ए वाई, ये दोनों जॉइंट ए से ही पास हो रहे हैं। मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ दीज फोर्सेस फ्रॉम जॉइंट ए इज 0। तो चूंकि डिस्टेंस 0 है, तो डिस्टेंस 0 अगर हम कर दें तो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस देयर द नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज 0। तो चूंकि मोमेंट ही 0 है, तो इट इज यूजलेस टू राइट हियर the moment because of these forces. So the total sum of moment of all external forces about point A is this. Now we can solve this equation to obtain RB. तो Rx हमें 0 मिल गया था, यहाँ से RB हमें मिल जाएगा, और इस RB को हम अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो we can obtain the value of RAY। कितना आता है? Rx 0 है, RB आएगा 27.5 न्यूटन और RAY आएगा 22.5 न्यूटन। तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया जब हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए। तो पहला स्टेप वाज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमें हर क्वेश्चन में करना है। एंड द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस, ये भी हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। तो अब चलते हैं आगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि ऊपर से 20 प्लस 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, मतलब 50 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 22.5 और 27.5। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड 50 अपवर्ड 50 दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। तो ये ट्रस कहीं मूव नहीं करेगा, ये रिजिडली अपनी जगह पे बना रहेगा। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये ना तो एक्स डायरेक्शन में ना ही वाई डायरेक्शन में ट्रस मूव करेगा। अब ये ट्रस मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे लगने वाले ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस इनके सारे मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट जब होंगे ये फोर्सेस, तो क्या करेंगे? मेंबर्स पे इंटरनल फोर्सेस के फॉर्म में कुछ इफेक्ट क्रिएट करेंगे, इंटरनल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो इंटरनल इफेक्ट होगा कंप्रेशन या टेंशन। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन में होगा, कौन सा टेंशन में होगा, पर हम एज्यूम कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा ट्रस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, टू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस इन द मेंबर्स। अब किस बेसिस पे एजम्पशन करेंगे? तो एज्यूम इट ब्लाइंडली, जस्ट मेक ब्लाइंड एजम्पशंस। तो ब्लाइंडली आप कोई भी जो आपको पसंद हो, आप किसी भी मेंबर पे इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस में कंप्रेशन या टेंशन फोर्सेस आप एज्यूम कर लो। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ एडी, तो ये 20 न्यूटन ऊपर से इस मेंबर पे लग रहा है, इधर से 22.5 टोटल इस जॉइंट पे लग रहा है, मेंबर पे नहीं, इस जॉइंट पे लग रहा है। तो इस 20 न्यूटन का कुछ फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसका भी कुछ फोर्स इधर एक्ट करेगा, ये दोनों मिलके इसको कंप्रेस करेंगे या टेंशन में लाएंगे, और वो फोर्स का वैल्यू 20 और 22.5 नहीं होगा, बल्कि इनका कुछ हिस्सा इसमें आएगा, पार्ट इसमें आएगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एडी वाला जो मेंबर है वो टेंशन में है। मैं एक ऐसे ही रफली एज्यूम कर रहा हूँ कि एडी वाला मेंबर टेंशन में है। तो इसके टेंशन को डिनोट करने के लिए मुझे 2 एरो लगाने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि टेंशन या कंप्रेशन पेयर ऑफ फोर्सेस होता है। 2 एरो मैंने मार्क कर लिया। ये वाला जो एरो है, इस फोर्स को मैं कह रहा हूँ आर ए डी। नाउ ए डी इज बिकॉज ऑफ दिस साइड ए डी और मेंबर ए डी, एंड आर स्टैंड्स फॉर फोर्स। तो आर ए डी इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब चूंकि ये इंटरनल फोर्सेस है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी इसके सेम होना चाहिए, तो इसको भी हम आर ए डी बोल लेते हैं। इसको आर डी ए बोलने की गलती नहीं करना, दोनों को आर ए डी ही बोलेंगे। तो इस तरह से मैंने जस्ट एक ऐसे ही रफ एजम्पशन कर लिया कि ये वाला जो मेंबर है ए डी वो टेंशन में है, और टेंशन में है तो इसके फोर्स को मैंने इसमें लगने वाले फोर्सेस को मैंने नाम दे दिया आर ए डी। लेकिन ये आर ए डी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही करके हम सारे मेंबर्स पे डायरेक्शंस, मतलब इंटरनल फोर्सेस का डायरेक्शन या नेचर एज्यूम करेंगे। तो एसी में जैसे इसमें मैंने आप टेंशन यहाँ में एज्यूम किया है, चलो एसी में मैं कंप्रेशन एज्यूम कर लेता हूँ। तो कंप्रेशन के लिए मुझे 2 एरो अंदर की तरफ लगाना होगा, और ये आर ए सी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए सी और ये आर।
तो ऐसे करके हमें सारे मेंबर्स पे एज्यूम करना है। तो ये तीसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या है, आपको सारे मेंबर्स पे दो दो एरो मार्क करते चलना है। दोनों एरो का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, और मेंबर के नाम के हिसाब से उसमें फोर्स का नाम लिखते चलना है। अब ये एरो मार्क करते समय आप ध्यान रखना कि ये एरो जो है वो एकदम ऐसे बीच में मार्क नहीं करना, आप मतलब एकदम ऐसे ऐसे मार्क नहीं करना, ठीक है। आपको एरो मार्क करना है उसके जॉइंट्स के करीब। ये जैसे मैंने जॉइंट्स के पास किया, सी जॉइंट के पास, ए जॉइंट के पास, या जैसे हम यहाँ करेंगे तो डी जॉइंट के पास या ई जॉइंट के पास, ऐसे। तो ये एरो हमें इस तरह से मार्क करना है, इस तरह से मार्क नहीं करना है। तो चलो एक एक करके हम सारे एक एक करके सारे इस पे हम एरो मार्क कर लेते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ अभी के लिए। तो सभी में एरो मार्क करते हैं, और ये मैंने सभी मेंबर्स पे इसमें एरो मार्क कर लिया। मैंने अपने मन से कुछ मेंबर्स को टेंशन में रखा है, कुछ को कंप्रेशन में रखा है। टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ कंप्रेशन है। आप चाहो तो सारे मेंबर्स पे ही कंप्रेशन एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो सभी मेंबर्स पे टेंशन एज्यूम कर सकते हो, या आप चाहो तो किसी पे कंप्रेशन किसी में टेंशन कर लो। जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप, ये 3 स्टेप अभी हमने सॉल्व किए। पहला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, दूसरा ये रिएक्शन निकाला, और तीसरा ये एरो मार्क किया। मेरे ख्याल से इतना आप सभी लोग कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है हमें ये अननोन फोर्सेस जो मेंबर्स पे लग रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक एक जॉइंट को फोकस करेंगे, और उस जॉइंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये अननोन फोर्सेस की वैल्यूज मिलती जाएगी। इसीलिए ये मेथड कहलाता है मेथड ऑफ जॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये जॉइंट को जब हम सॉल्व करें उसके लिए हमें ऐसे जॉइंट को, चूंकि हमारे पास 5 जॉइंट्स हैं, तो हम कौन से जॉइंट को सॉल्व करेंगे या सभी को करेंगे, तो किसको पहले करना है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे एक जॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे एक जॉइंट को पकड़ना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन 2 ही होने चाहिए। ध्यान से सुनो, आपको ऐसे जॉइंट को पकड़ना है जिसमें नंबर ऑफ अननोन शुड नॉट बी मोर देन 2। 2 से ज़्यादा अननोन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अननोन मतलब क्या, ये जितने भी येलो कलर वाले फोर्सेस हैं इन सब की वैल्यू अभी हम नहीं जानते हैं, ये सब अननोन फोर्सेस हैं। ये वाइट वाला जो है ये सब नोन फोर्स है। तो जैसे कि जॉइंट डी है, तो जॉइंट डी में अब ये फोर्स जो है वो जॉइंट डी का फोर्स कहलाएगा। ये सब जॉइंट डी के फोर्सेस हैं। तो जॉइंट डी पे कितने अननोन फोर्सेस हैं, 1, 2 एंड 3, और नोन कितना है, एक ही है। जॉइंट ई पे कितने नोन हैं, एक ही नोन है 30, और अननोन कितने हैं, 1, 2, 3। जॉइंट सी पे नोन को कितना है, कोई भी नहीं है। अननोन है 1, 2, 3 और 4। तो ये जॉइंट डी, ई और सी, ये तीनों ही ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 से ज़्यादा है। यहाँ पे 3 अननोन और यहाँ पे 4 अननोन है। अब देखते हैं जॉइंट बी। तो हाँ, जॉइंट बी में 1 नोन है और 2 ही अननोन है। तो जॉइंट बी हमारे कंडीशन के, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से परफेक्ट है सॉल्व करने के लिए। क्यों, हमारा क्राइटेरिया कहता है कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 अननोन फोर्सेस फॉर अ पर्टिकुलर जॉइंट। तो इस जॉइंट के लिए 1 और 1 2 ही अननोन है। वैसे ही ए जॉइंट पे भी 1 और 1 2 अननोन है, 1 नोन है। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, वी कैन आइदर सिलेक्ट जॉइंट ए और कैन सिलेक्ट जॉइंट बी। नाउ इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे पसंद है जॉइंट ए। हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो चलो हम जॉइंट ए कर सकते हैं। आप पहले चाहो तो जॉइंट बी भी कर सकते हो। तो हम जॉइंट ए को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब जॉइंट ए को फिर से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जॉइंट ए को सॉल्व करने के लिए इस जॉइंट का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इस जॉइंट का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब ये जो जॉइंट है, इतना डायग्राम आपको काट के अलग कर लेना है और इसको अलग से रीड्रॉ करना है। और इसके अलावा बाकी जो भी फिगर दिख रहा है, इसके अलावा जो कुछ भी है, आपको सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट ए का। ये तो ये जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। आपको पूरे ट्रस को फिर ओमिट कर देना है, भूल जाना है।
तो जब आप नोटबुक में सॉल्व करोगे तो आपको ये सेपरेटली अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। अब ये जॉइंट एक पिन है या एक रिजिड मेंबर है जिसपे ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ इन 3 फोर्सेस में से 2 अननोन फोर्स है और एक नोन फोर्स है। इट इज वेरी इजियर फॉर अस नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज अननोन फोर्सेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स हैं 2 और हमारे पास सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस हैं 2, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई। यही रीजन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों बोला कि आपको ऐसे जॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जिसमें 2 अननोन हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हमारे पास सॉल्व करने के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 और इनके साथ साथ समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन भी हमारे पास है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम मिला है हमें फोर्स का, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है मतलब सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो जा रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो आप इसमें मोमेंट वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट लगाओगे तो सारे फोर्सेस पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, तो इन सभी का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब है इसमें अगर आप मोमेंट इक्वेशन लगाओ तो आपको कोई मोमेंट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोमेंट वाला इक्वेशन इज यूजलेस टू बी अप्लाइड फॉर दिस सिचुएशन। तो मोमेंट वाले इक्वेशन को हम अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो द रिमेनिंग इक्वेशंस वी हैव इज 2। सो with 2 equations we can solve only 2 unknowns. That is why I told you to select the joint which has not more than 2 unknowns. तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो आप लेमीज थ्योरम अप्लाई कर लो, या तो आप फोर्स को रिजॉल्व करो और फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करो। तो रिजॉल्व करने वाला मेथड ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। तो रिजॉल्व करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे जो इंक्लाइंड मेंबर है या इंक्लाइंड फोर्स है। इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है? आर ए डी। सिर्फ इकलौता ये आर ए डी ही इंक्लाइंड फोर्स है। आर ए सी हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आर ए वाई वर्टिकल वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो लेट अस रिजॉल्व दिस आर ए डी। तो आर ए डी के 2 कंपोनेंट आएंगे। आर ए डी इस 60 डिग्री वाले एंगल को, ये एंगल 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री वाले एंगल को कंप्रेस करके जो कंपोनेंट बनाएगा, मतलब ये आर ए डी को नीचे खींचने से जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा आर ए डी कॉस 60, और इसको बाहर की तरफ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा साइन कंपोनेंट। ये रिजॉल्व करना आप जानते हो। तो लेट अस रिजॉल्व दिस। हुआ आर ए डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज आर ए डी कॉस 60 एंड द वर्टिकल वन इज आर ए डी साइन 60। ये एंगल 60 था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में 2 फोर्सेस हैं, आर ए सी और आर ए डी। ए सी और ए डी दोनों अननोन हैं। वाई डायरेक्शन में आर ए वाई नोन है और आर ए डी अननोन है। तो वाई एक्स समेशन एफ वाई से शुरू करते हैं। हो जाएगा क्या? आर ए डी साइन 60 माइनस आर ए वाई इक्वल्स टू 0। तो आर ए डी साइन 60 माइनस आर ए वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए डी हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? आर ए डी हमें मिल जाएगा 25.98 न्यूटन। तो ये आर ए डी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 26 न्यूटन मिल गया। नाउ इस आर ए डी की वैल्यू को अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन आएगा आर ए डी कॉस 60 minus RAC equals to 0. Now if I replace this RAD value here, I will obtain this RAC. तो RAC कितना आ गया? RAC is 12.99 न्यूटन। तो it is approximately 13 न्यूटन। तो यहाँ पे जॉइंट A जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये RAC और RAD की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस वाले ट्रस में RAD और RAC हमें पता चल गया है, AD और AC। लेकिन अगर ये AD पता चला तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हमें पता चल गया, और ये AC पता चला तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये AC भी पता चल गया। इसका मतलब है कि अब इस पूरे ट्रस में जहाँ पहले सिर्फ 4 फोर्सेस पता थे, अब ये 2 और ये 2 फोर्सेस भी पता चल गए। अब अगला हम जॉइंट देखते हैं जिसमें मैक्सिमम अननोन फोर्स 2 है। तो पिछली बार ये जॉइंट D था जिसमें अननोन फोर्सेस 3 थे। इन 3 में से एक फोर्स हमें पता चल गया। तो अब अभी के सिचुएशन में नंबर ऑफ अननोन्स फॉर दिस जॉइंट D इज जस्ट 2, RDE
एंड आर डी सी। तो अगला हम जॉइंट डी को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस जॉइंट डी, और हम वही प्रोसीजर रिपीट करते चलेंगे। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी। तो जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगा। 3 फोर्सेस, 3 में से ये आर ए डी जो है वो नोन है, आर डी सी अननोन है, आर डी ई अननोन है, 2 अननोन है, 2 फोर्सेस नोन है। फिर से वही करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के लिए हमें ये इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल पता होना चाहिए, या तो वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से। सो वी नो द एंगल ऑल्सो, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। रिजॉल्व करेंगे, आर ए डी के 2 कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आर डी सी के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो पहले आर ए डी से शुरू करते हैं। आर ए डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर ए डी कॉस 60 एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर ए डी साइन 60। आर डी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? आर डी सी कॉस 60 एंड वर्टिकल वन इज आर डी सी साइन 60। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। फिर से हमारे पास कॉन्करेंट सिस्टम आ गया, फोर्स सिस्टम, जिसमें कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में है। नाउ अगेन वी विल अप्लाई आवर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? आर ए डी कॉस 60 प्लस आर डी ई माइनस आर डी सी कॉस 60। तो आर ए डी कॉस 60 प्लस आर डी ई माइनस आर डी सी कॉस 60। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? आर ए डी साइन 60 प्लस आर डी सी साइन 60 माइनस 20। तो आर ए डी साइन 60 प्लस आर डी सी साइन 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे सामने आ गए। अब ये दूसरे वाले इक्वेशन में ए डी हमें नोन है, क्यों? क्योंकि यहाँ ए डी हमने निकाला है 25.98। अगर हम ये ए डी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 25.98 साइन 60 प्लस आर डी सी साइन 60 माइनस 20। अब इस इक्वेशन में सिर्फ आर डी सी अननोन है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर डी सी मिल जाएगा। इस बार आर डी सी मिला नेगेटिव माइनस 2.89 न्यूटन। अब ये आर डी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें और आर ए डी यहाँ से हम रिप्लेस कर दें तो हमें आर डी ई मिल सकता है। तो आर डी सी की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 से हमें आर डी ई मिल जाएगा। तो आर डी ई आया माइनस 14.44 न्यूटन। कैलकुलेशन से एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस हो। तो खैर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो ये अभी 2 जॉइंट्स हमने सॉल्व किया है, ए और डी। इन 2 जॉइंट्स को सॉल्व करने से हमें 4 इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू पता चल गई मैग्नीट्यूड में। तो ये इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले जॉइंट पे चलते हैं। हमने ए जॉइंट सॉल्व किया, हमने डी जॉइंट सॉल्व किया। इन 2 जॉइंट्स को सॉल्व करने पे हमें ये और ये सब पता चल गया। अब बचा क्या है? अननोन क्या क्या बचा है? 1, 2 एंड 3 पेयर ऑफ अननोन फोर्सेस अभी भी हमारे पास है। तो अब हम अगला कौन सा जॉइंट सॉल्व करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, जितने भी नोन फोर्सेस हैं उनका कलर चेंज कर देता हूँ। तो लेट मी चेंज द कलर। या तो ऑल द फोर्सेस दैट आर शोन इन पिंक आर नोन टू अस एंड द फोर्सेस दैट आर इंडिकेटेड बाय येलो एरो आर अननोन फोर्सेस। तो अभी हम देख सकते हैं कि वी हैव जस्ट 1, 2 एंड 3 अननोन फोर्सेस। तो जॉइंट ई पे 2 अननोन फोर्स बचे हैं, जॉइंट सी पे भी 2 अननोन फोर्स बचे हैं, एंड दिस जॉइंट बी ऑल्सो वी हैव 2 अननोन फोर्सेस। तो अब कौन सा जॉइंट हम प्रेफर करेंगे? आप कोई भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर दिस जॉइंट ई। वाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ए के बाद डी के बाद जंप करके यहाँ बी पे चले जाऊँ, तो इसलिए मैं बी सॉल्व नहीं करूँगा। सी पे चूंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं गिवन था तो चलो सी को भी छोड़ देते हैं, हम पहले ई सॉल्व करते हैं, क्योंकि ई ए डी ई हम एक सीक्वेंस में सॉल्व करते चल रहे हैं। आप चाहो तो सी भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मूव इन सीक्वेंस। तो लेट अस सॉल्व दिस जॉइंट ई। अगर हम जॉइंट ई सॉल्व करेंगे तो फिर से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जॉइंट ई के सारे फोर्सेस आपको बनाने हैं, इंक्लूडिंग दिस पिंक फोर्सेस ऑल्सो। तो ये
जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ करेंगे तो दो अननोन मिलेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, और वैसा करने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा आर सी ई और आर डी सी की वैल्यू। तो जॉइंट ई सॉल्व करने के बाद हमें ये दोनों वैल्यू भी नोन हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आर बी सी ए की। अब ये एक अननोन सॉल्व करने के लिए फिर से आप चाहो तो बी सॉल्व कर लो या आप चाहो तो सी सॉल्व कर लो। तो आइदर सॉल्व बी और सॉल्व सी, कोई एक जॉइंट भी सॉल्व करके आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दिस इज हाउ आपको आउट ऑफ 5 सारे के सारे 5 जॉइंट सॉल्व नहीं करने पड़े, आपको सिर्फ 4 जॉइंट सॉल्व करके ही आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द ट्रस प्रॉब्लम। नाउ मैग्नीट्यूड तो हमें सारे फोर्सेस का मिल गया है ना, और ये डायरेक्शन लेकिन हमने एज्यूम कर रखा था। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन था वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों है। हमें ये इंटरनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इनका नेचर भी निकालना है कि वो टेंशन है कंप्रेशन है, और ये नेचर डिपेंड करता है, ये जो एरो का मैंने डायरेक्शन मार्क कर रखा है इसको, तो ये डायरेक्शन हमने एज्यूम्ड डायरेक्शन लिया है। दिस मे बी करेक्ट, दिस मे नॉट बी करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो फॉर दैट हम एक टेबल बना लेते हैं जो कि हमारा आंसर टेबल कहलाएगा। ठीक है, इस आंसर टेबल पे हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम फोर्स लिखेंगे या मेंबर लिखेंगे, दूसरे पे उसका मैग्नीट्यूड, और तीसरे पे नेचर लिख लेते हैं। तो मैंने मेंबर लिख लिया, जितने भी मेंबर थे इन सबको इनलिस्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ फोर्स लिख लो, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख लो। तो ये फोर्स का हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं जो अभी हमारे कैलकुलेशन से आंसर आया है। मैंने सिर्फ 4 आंसर्स कैलकुलेट किए, तो ये 4 मैंने लिख लिए विथ साइन। और ये इनका नेचर चूंकि ये एज्यूम्ड नेचर है ना, ये अभी वेरीफाइड नहीं है, तो ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ। चेक करने के बाद एक एक करके हम नेचर यहाँ अप्लाई करते जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आर ए सी ये है आर ए सी, इसका मैग्नीट्यूड है 12.9 और इसका डायरेक्शन हमने इस तरह से लिया था। अब हम जब ये नेचर चेक करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि मेंबर कंप्रेस हो रहा है या टेंशन में आ रहा है, हम ये चेक करेंगे कि इसके जॉइंट्स पे इस फोर्स आर ए सी का क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप बताओ इस जॉइंट ए पे आर ए सी क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये जॉइंट ए को आर ए सी बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींच रहा है मतलब टेंशन। ठीक है, ये आर ए सी जॉइंट सी पे भी अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आर ए सी जॉइंट ए पे ही है, आर ए सी जॉइंट सी पे भी है। तो इस जॉइंट सी पे ये आर ए सी क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो ये जॉइंट सी को भी आर ए सी बाहर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है कि आर ए सी जो है वो सी एज वेल एज ए दोनों ही जॉइंट्स को खींच रहा है बाहर की तरफ। तो ये ए और सी पे जॉइंट फोर्स आर ए सी का जो इफेक्ट है वो है कंप्रेशन नहीं बल्कि टेंशन। तो यहां हम लिखेंगे टी। ठीक है, हमें जॉइंट्स पे इफेक्ट देखना है। दूसरा है आर ए डी। अब ये आर ए डी यहां है और यहां है। ये वाला आर ए डी ए जॉइंट को इस बार क्या कर रहा है, इस बार ये आर ए डी जॉइंट ए को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ए जॉइंट को पुश कर रहा है, दबा रहा है, पुल नहीं कर रहा है। तो पुश कर रहा है मतलब कंप्रेशन। ये वाला आर ए डी डी जॉइंट को पुश कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कंप्रेशन। तो आर ए डी भी हो जाएगा कंप्रेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूम डायरेक्शन लिया था वो इन दोनों ही केस में सही है, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब अगला आते हैं हम जॉइंट डीई पे, मेंबर डीई पे, ये डीई है। अब डीई पे आर डीई वाला फोर्स इस जॉइंट डी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। ये आर डीई इस ई को भी पुल कर रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब है द इफेक्ट ऑफ आर डीई इज पुलिंग मतलब टेंशन। तो यहाँ पे ये टेंशन होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से, लेकिन डायग्राम में ये डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था, पर हमारा जो एजम्पशन था वो सही नहीं था। कैसे पता सही नहीं है, क्योंकि आंसर में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन है वो सही नहीं है बल्कि उसका अपोजिट होना चाहिए। तो आर डी ई का जो हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन था ये अपोजिट होना चाहिए था। ठीक है, ये नेगेटिव साइन से पता चला।
तो डायग्राम में देखने पे लग रहा है आर डी ई पुल कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ हम पुल मतलब टेंशन की बजाय सी मतलब कंप्रेशन लिखेंगे। एक बार फिर से आर डी सी को चेक करते हैं। आर डी सी, ये आर डी सी है। हमारे डायग्राम के हिसाब से आर डी सी जॉइंट डी को भी पुश कर रहा है और जॉइंट सी को भी पुश कर रहा है। तो द इफेक्ट ऑफ आर डी सी इज टू पुश द जॉइंट्स, पुश द जॉइंट्स, पुश मतलब कंप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द नेचर ऑफ आर दिस आर डी सी शुड बी कंप्रेसिव, लेकिन चूंकि यहाँ निगेटिव आया है तो हम इस कंप्रेशन को बदल देंगे टेंशन में, यहाँ आएगा टेंशन। तो इस तरह से हमें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर बनाना है। अगर आप ये पूरा टेबल के तक ये बना लेते हो ट्रस, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके इसमें 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंथी है, आपको बहुत सारे जॉइंट सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम मज़ेदार है, आप करो मज़ा आएगा। इसमें मैंने आर सी ई, आर बी सी और आर बी ई बचा हुआ है। ये रिमेनिंग फोर्सेस आप मैग्नीट्यूड और नेचर के साथ सॉल्व करो, मुझे आंसर भेजो फटाफट। एक ये जो कैलकुलेशंस भी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत जल्दीबाजी में की है, तो हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ हो। थैंक यू।